तो बच्चों लोग हमें अभी तक हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम लोग काफी कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारा चीज आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, आज हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे स्पेशल केसेस, मतलब कहाँ पे आपका जनरल ट्रेंड को ओबे नहीं करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यूज कहाँ पे जनरल ट्रेंड को ओबे नहीं करेगा, उसको हम समझना है। तो जब भी हम स्पेशल केस का बात करेंगे तो इसमें दो केस होगा, अलोंग द ग्रुप होगा कि ग्रुप के अलोंग कहाँ पे वेरिएशन आपको दिख रहा है, जनरल ट्रेंड का जो होना चाहिए ट्रेंड, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, तो क्या होना चाहिए बच्चों लोग, तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो उस ट्रेंड को वॉलेट कब करेगा। ठीक है, और सेकंड केस क्या होता है, जब भी आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो, तो भी आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड को वॉलेशन मिल सकता है। जनरल ट्रेंड क्या बोलता है, जब भी आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ये बोलता है। तो इस ट्रेंड को कब वायलेशन होगा, और जब डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी घटना चाहिए, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए चलो, घटना चाहिए। तो ये आपका ट्रेंड बोलता है, तो इस ट्रेंड को कब कब वायलेशन होता है, यानी कब कब इस ट्रेंड को आपका एलिमेंट ओबे नहीं करेगा, तो सीखना है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे स्पेशल केसेस अलोंग द ग्रुप, यानी हम लोग ग्रुप के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो पहला मेरा फोकस रहेगा पी ब्लॉक पे। ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक में कोई भी डेविएशन नहीं होता है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं एस ब्लॉक पे, तो एस ब्लॉक पे ध्यान दोगे कि एस ब्लॉक में कोई भी स्पेशल केस नहीं होता। एस ब्लॉक क्या होता है, जब अलोंग द ग्रुप का बात करते हैं, तो अलोंग द ग्रुप में एस ब्लॉक में बच्चे लोग नो डेविएशन, यानी फॉलो जनरल ट्रेंड। ठीक है, फॉलो जनरल ट्रेंड, यानी नो डेविएशन, नो डेविएशन। एस ब्लॉक में कोई डेविएशन नहीं होता हम लोग के पास। ठीक, अब ध्यान देंगे, तो मैं बात कर रहा हूं पी ब्लॉक पे, तो पी ब्लॉक में ध्यान देना, पी ब्लॉक में कहां पे डेविएशन आपको दिखेगा, तो पहला देखना ग्रुप नंबर किस में, 13 में। कहाँ चेक करो बच्चों, ग्रुप नंबर 13 में। तो 13 देखें ध्यान से हम लोग, तो 13 में एलिमेंट कौन कौन सा होता है बच्चों लोग, तो आपको एलिमेंट पता है 13 का क्या क्या होता है, तो एलिमेंट होता है बोरोन, अल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ समझाया हुआ है क्या क्या एलिमेंट है आपके पास, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर का कॉलम बना हुआ है, एलिमेंट्स का नाम है उसके करस्पॉन्डिंग, और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो जेड क्या होगा, 5 बोरोन, 13 अल्युमिनियम, 31 गैलियम, 14 इंडियम, 81 थैलियम। सारे का कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको समझाया हुआ है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए था, नीचे आंसर क्या होना चाहिए था, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, ये घटना चाहिए था। बट ऐसा होता है क्या, देखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपका एक्सपेक्टेशन जो था सिस्टम से, वो सिस्टम नहीं प्रोवाइड करता है। क्यों नहीं प्रोवाइड करता, उस लॉजिक समझेंगे। तो पहले आपको हम कन्विंस कर लेते हैं, कन्विंस कहाँ से करेंगे आपको, एनसीईआरटी के डेटा से। तो आप जब पी ब्लॉक खोलोगे, एनसीईआरटी में क्लास 11th में दिया हुआ है ग्रुप 13, उसमें ध्यान देना, आपके सामने डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी का। तो अब गौर करना, यहाँ पे कहाँ पे, ये आपके पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, फर्स्ट पे, यहाँ पे चेक करना है इस पे। ठीक है, इस पार्ट पे चेक करो। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसको चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दिया हुआ है, तो हम तीनों पे नहीं फोकस करेंगे, हमको पहले का चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बोरोन का 801 दिखा आपको, फिर देखो आपको दिख रहा होगा अल्युमिनियम में घटा है, फिर बढ़ गया है, देखो फिर घटा है, अब फिर देखो फिर बढ़ गया है। तो कहीं लिखे देखो घटा फिर बढ़ गया, ठीक, फिर बढ़ गया, अब फिर घट गया, अब फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया। तो ये यहाँ पे डेविएशन ऐसा थोड़ा सा दिख रहा है मेरे को। इसको अगर सारे को कंपेयर करो एक साथ, तो सबसे बड़ा वैल्यू बोरोन का है, अब फिर क्या है, थैलियम का है, और फिर कहाँ दिख रहा है आपको बच्चों, फिर देख रहा हो इंडियम का, सॉरी गैलियम का, और फिर अल्युमिनियम का, और सबसे कम क्या है, इंडियम का है। इसको अरेंज करेगा डेटा को, तो डेटा को अरेंज करेंगे तो ध्यान देना, आपको ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बोरोन सबसे क्या बच्चों लोग, 5 है,
बोरोन बोरोन सबसे बड़ा है, लेकिन बोरोन के बाद फिर क्या होगा, तो यहीं पे बोरोन के बाद क्या हो, थैलियम आ गया, यानी सबसे जो लास्ट एलिमेंट है वो आ गया थैलियम, फिर क्या है गैलियम, और फिर अल्युमिनियम से लास्ट में इंडियम है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमेशा क्या करता है, चलो पहले पहले जब केमिस्ट्री स्टडी करते हो तो पहले आप डेटा देखते हो, डेटा कहाँ पे वेरिएशन करा उसको देखते हो, उसका रीजन देते हो, रिवर्स कहीं मत काम करना, पहले थ्योरी मत दे देना, पहले आप देखो कि डेटा कैसे चला उसका रीजन देना, लेकिन जो तुम रीजन दे रहे हो हमेशा हर जगह वैलिड नहीं होगा, ये भी आप ध्यान देना, ठीक है। तो पहले हम रीजन दे रहे हैं थैलियम आगे क्यों हो रहा है, तो ध्यान देना, थैलियम में देखो तो थैलियम के कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो, यहाँ पे 4f14 का फिलअप हुआ है, 4f14 का फिलअप हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 4f14 का पोर शील्डिंग होगा, इस 14 इलेक्ट्रॉन के कारण सिस्टम के अंदर 14 प्रोटॉन भी क्या होगा, उस जो 14 प्रोटॉन क्या होगा उसको 4f का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो 4f अंदर में है, उसके बाहर क्या होगा 5d10 होगा, उसका ही पोर शील्डिंग रहेगा, और उसके बाहर क्या 6s2 6p1 है। अब इलेक्ट्रॉन निकाल कर आउटर ऑर्बिट्स निकल रहे हो, तो इस ऑर्बिट पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि 4f14 5d10 का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे के लिए जो प्रोटॉन गैस सिस्टम है, इस प्रोटॉन का फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये सब बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो जो प्रोटॉन है बाहर वाले क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, बाहर वाले क्लाउड को अट्रैक्ट करके होल्ड कर लेगा, तो कहीं ना कहीं इस 4f का पोर शील्डिंग के कारण आपका जो थैलियम का नेशन एंथैल्पी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है और यहाँ पहुंच जाता है, तो थैलियम के बढ़ने का रीजन हो जाएगा। बात करते हैं गैलियम का, तो गैलियम में क्या होता है, गैलियम देखो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपके सामने, तो गैलियम में फर्स्ट टाइम डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, गैलियम में फर्स्ट टाइम डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, यानी 3d10 है, बाहर में क्या है 4s2 एंड 4p1 है, तो कहीं ना कहीं इस d10 के कारण प्रोटॉन भी सिस्टम में क्या होगा, अब सिस्टम में जो प्रोटॉन क्या होगा चलो, उस प्रोटॉन का फोर्स को ये डी अपने यहाँ पे जो 10 इलेक्ट्रॉन है डी में उसके कारण 10 प्रोटॉन क्या सिस्टम में, इस 10 प्रोटॉन का फोर्स को डी जो है वो सील्ड नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका फोर्स बाहर जाके अट्रैक्ट करेगा क्लाउड को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बाहर से क्लाउड यानी क्लाउड से इलेक्ट्रॉन निकालना, आउटर मोस्ट क्लाउड का इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसका ही बढ़ जाता है, यानी अल्युमिनियम से नीचे गैलियम में घटना चाहिए था, बट ये घटेगा नहीं, क्यों नहीं घटेगा, यानी बड़ा हो जाएगा, तो रीजन क्या होगा, ड्यू टू पोर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक। सिमिलरली इंडिया में घटा है, गैलियम का इंडिया में घटा है, तो तुम इसको इस आइडिया को यहाँ तक एक्सटेंड मत करना, ऐसा तुम ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे भी तो डी का इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे घट क्यों रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप उल्टा मत सोचना, मतलब वहीं पे रीजन देना जहां पे जरूरी होगा, तो पहले आप डाटा देख लो, डाटा जहां पे ट्रेंड छोड़ेगा वहां पर रीजन आउट करने की कोशिश करना है, हर जगह सेम रीजन को अप्लाई मत करते चलना, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हर जगह आप सेम लॉजिक को अप्लाई करते चले जाओ, केमिस्ट्री में ऐसा चीज नहीं करना आपको, तो हमको डेविएशन कहाँ दिखा, हमको अल्युमिनियम गैलियम डेविएशन दिखा, तो यहाँ पे अपना रीजन बता दिया कि हाँ डी का पोर शील्डिंग इसलिए ऐसा हो रहा है, हमको डेविएशन दिखा फिर कहाँ पे इंडियम थैलियम में, तो हम बोल देंगे इस 4f का पोर शील्डिंग कारण ये डेविएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये रीजन आउट कर दे के आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी रीजन दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहेगा बच्चों लोग, ये रहेगा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये रहेगा, हम लोग अब आगे मूव करते हैं, तो आप लोग को ग्रुप 13 का चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ध्यान देना, तो ग्रुप 13 में ध्यान देना, थैलियम का आगे होने का रीजन क्या हो गया, 4f14 का पोर शील्डिंग, और गैलियम का आगे होने का रीजन क्या हो जाएगा, D3D10 का इलेक्ट्रॉन का पोर शील्डिंग, ठीक है। इनका पोर शील्डिंग कारण इनके आउटर मोस्ट क्लाउड पे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए क्या होता है आयनाइजेशन पे क्या होता है चलो इंक्रीज कर जाता है, क्या होता है चलो इंक्रीज कर जाता है, ठीक। अगला हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो ग्रुप 14 पे, ग्रुप 14 पे, तो ग्रुप 14 का एलिमेंट कौन कौन देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देना, तो ग्रुप 14 का एलिमेंट ध्यान देना बच्चों लोग, तो ग्रुप 14 का एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कॉलम बना के दिया हो, जेड दिया हो आपके पास 6 कार्बन, 14 सिलिकॉन, 32 जर्मेनियम, 50 टिन SN, 82 लेड Pb, सारे का फिर क्या लिखा हुआ चलो, तो कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे डेविएशन क्या होता है ध्यान देना, नीचे आपका लॉजिक क्या था कि नीचे क्या होना चाहिए था, नीचे आपका घटना चाहिए, आयनाइजेशन पे घटना चाहिए था नीचे, तो घटता है, आप जो सोचो सही होता है, बट एक जगह वॉलेट करता है, एक जगह वॉलेट करेगा, ये घटना चाहिए था तो घटता है, वालेशन कहाँ होता है, तो वालेशन यहाँ पे होता है, नीचे तक घटता है, बट लेड और टिन का डाटा में वॉलेट करेगा, लेड का जो वैल्यू है वो टिन से आगे निकल जाता है, बस यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ पे है, एक्सेप्शन वहीं पे है, ठीक है।
कहाँ पे है? तो लेड और टीन में एक्सेप्शन है, लेड और टीन में एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ध्यान देना। अब तो बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो लॉजिक फिर से अप्लाई करेंगे। पुअर शील्डिंग, मैं क्या बोला हूँ, पुअर शील्डिंग सबसे बड़ा अपने पास हथियार है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैक्सिमम का जगह ये जो 4F का जो पुअर शील्डिंग है ना, ये हमेशा इसका यूज पड़ेगा। इसलिए पुअर शील्डिंग में जो पहला क्लास हम लोग लिए थे उसको हमेशा देख लेना, कभी दिक्कत हो तो, क्योंकि पुअर शील्डिंग से सारा चीज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये 4F का पोर शील्डिंग है यहाँ पे, तो पोर शील्डिंग होता क्या, आउटर मोस्ट क्लाउड पे अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अंदर में क्या 4F14 यहाँ पे था, फिर 5D10 है, और बाहर में क्या 6s2 6p2 था। तो अल्टीमेटली क्या है कि 4F14 के कारण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गया हुआ सिस्टम में, उस प्रोटॉन का फोर्स को ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, आउटर मोस्ट क्लाउड पे अट्रैक्शन बढ़ा देगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आउटर मोस्ट क्लाउड से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा बच्चे लोग, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप सोच सकते हो, ये काम सोच सकते हो। ये हो गया आपका पी ब्लॉक का सारा एक्सेप्शन खत्म। मतलब पी ब्लॉक में और फर्दर ग्रुप 15 में ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, 18 में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है जो आपको बताया जाए। ठीक है, तो जहां पे था वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है, तो डी ब्लॉक में ध्यान देना, जब बात करते हैं चलो डी ब्लॉक में, तो अब ध्यान से मैंने सीखो स्पेशल केसेस ऑफ अनेशन एंथैल्पी अलोंग द ग्रुप। तो हम लोग अलोंग द ग्रुपिंग फोकस कर रहे हैं, तो अलोंग द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक। तो ध्यान दोगे डी ब्लॉक में अलोंग द ग्रुप पे बात करें तो ध्यान देना, आपके पास 3 डी ब्लॉक का सीरीज होता है। आप लोग के पास 3 डी ब्लॉक का सीरीज होता है। क्या क्या होता है चलो, एक होता है 3D फैमिली, यानी इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। ठीक है, एक होता है आपका 4D सीरीज, एक होता है 5D सीरीज। तो डी ब्लॉक का आपके पास 3 सीरीज है, 3D, 4D एंड 5D। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अगर एलिमेंट्स देखना हो तो हम लोग पीरियड टेबल को रेफर कर सकते हैं, पीरियड टेबल को हम लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों लोग आपके सामने पीरियड टेबल आपको दिख रहा होगा। इस पीरियड टेबल में ना, मैं बात करूँ डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का जो हम बात करें तो हम लोग बात करें अलोंग द ग्रुप। हमको पढ़ना कैसा है, अलोंग द ग्रुप पढ़ना है। अलोंग द ग्रुप बोलने का मतलब बच्चे लोग हमको ऐसे स्टडी करना है। तो डी ब्लॉक का अपने पास 3 सीरीज है। ठीक है, 3 सीरीज कौन कौन सा बच्चे लोग, तो ये हो गया आपका जो ये 4 लिखा ना, फोर्थ पीरियड में मतलब 3D इसको बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 3D का फिलअप होता है। जो 5th पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं 4D सीरीज, और जो 6th पीरियड होता है इसको बोलते हैं 5D सीरीज। डी डी मतलब कौन सा सीरीज का बात कर रहे हैं चलो, तो हम इसका बात कर रहे हैं, हम इसका बात कर रहे हैं। चलो ये देखो, ये जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है इसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका क्या 3D सीरीज, एलिमेंट सारा हो जाएगा 4D सीरीज का, और एलिमेंट सारा हो जाएगा 5D सीरीज का। ठीक, तो हम जो स्टडी कर रहे हैं हम अलोन द पीरियड स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम स्टडी ऐसे कर रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम स्टडी कैसे करने वाले हैं। तो हम स्टडी ऐसे करने वाले हैं, इस तरीके से नीचे की तरफ हम लोग का स्टडी होगा बच्चों लोग। कैसा होगा, तो नीचे की तरफ, मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से। हमको नीचे पढ़ना है, नीचे नीचे क्या वेरिएशन हो रहा है, मतलब हर ग्रुप में कैसा वेरिएशन होगा, ये सोचना आपको। ठीक है, तो हमको इस तरह से स्टडी करना है। एलिमेंट्स में आपको दिखा दिया, तो ताकि आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बैठ जाए कि हमको करना कर क्या रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हम इसका बात करते हैं डी ब्लॉक का डाउन द ग्रुप में क्या वेरिएशन होगा, तो आप एक चीज ध्यान देना, जो यहाँ पे अपने काम का बात क्या है ना, लैंथनम जो है, लैंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, इसका होता है 57। ठीक, तो लैंथनम होता है बच्चों 57। लैंथनम के बाद जो होता है आपका जो एलिमेंट होगा ना, ठीक है, हफनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है क्या, इसका होता है 72। तो हम क्या बोल रहे हैं, लैंथनम और हफनियम के बीच में 14 एलिमेंट ऐड होता है एफ ब्लॉक का, यानी बीच में गैप रह जाता है, वो गैप फिलअप करता है एफ ब्लॉक, यानी हफनियम में आपका 4F14 फिलअप हो जाता है। ठीक है, यानी हफनियम के बाद से लैंथनम को छोड़ दो, लैंथनम में फिलअप नहीं होगा, लैंथनम के बाद से फिलअप चालू होता है और फिर एफ ब्लॉक का फिलअप होते जाएगा। तो ये 57 था और ये होगा 72। बीच में गैप है जो नीचे एफ ब्लॉक है, जिसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, नीचे आपका एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा देर में। वो एफ ब्लॉक का फिलिंग होता है, उस एफ ब्लॉक की फिलिंग के बाद आपका डी ब्लॉक का अगला एलिमेंट है हफनियम फिलअप होता है। यही पॉइंट ऑफ है जो आपको एक्सेप्शन के लिए, यानी जो ट्रेंड को अवॉइड करने में हेल्प करेगा। ये आपको समझना है यहाँ पे कि लैंथनम तक ठीक है, लैंथनम के बाद से दिक्कत होना स्टार्ट होगा, क्योंकि लैंथनम तो आया नहीं है,
एफ ब्लॉक के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। तो लैंथनम वाले ग्रुप में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए कि लैंथनम में एफ ब्लॉक आया नहीं है, उसके बाद में हर जगह एफ आ गया है। किस में एफ आ गया है? एफ किस में आया? तो 5D फैमिली में एफ आया है। ये जो 5D फैमिली को दिख रहा होगा इसमें एफ का इन्वॉल्वमेंट है। कहाँ से? हफनियम से होगा स्टार्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 5D फैमिली में F4F14 फिलअप होता है आफ्टर लेंथनम, इसके कारण प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। अब प्रॉब्लम क्या हो तो भी देख लेते हैं ध्यान से बच्चे लोग। तो ध्यान देना, हम प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, तो ध्यान देना। नॉर्मली क्या होना चाहिए था? नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि आपका नीचे की तरफ क्या होना चाहिए था? नीचे की तरफ आनेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? चलो घटना चाहिए था, ये घटना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो इसका नहीं होने का लॉजिक समझोगे, क्योंकि आपका जो 5D फैमिली है ना, 5D फैमिली यानी इस फैमिली का जो हम बात कर रहे हैं 5D फैमिली का, इस 5D फैमिली में आपका 4F14 पहले फिलअप हो जाता है आफ्टर लैंथनम, यानी लैंथनम को छोड़ दे तो बाकी 13 एलिमेंट होगा। तो 13 एलिमेंट को हम मेजर मानते हैं, तो सारे एलिमेंट में 4F14 फिलअप होगा और फिर होगा 5D फिलअप और उसके बाद होगा 6s2 लास्ट में, ऐसा होगा चलेगा। तो यहाँ पे फिलअप हो रहा होगा डी में। ठीक, डी में जब फिलअप हो, लेकिन पहले चूंकि 4F14 फिलअप हो चुका है, इस 4F14 के कारण क्या होगा? सिस्टम के अंदर प्रोटॉन चला गया होगा, इस प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा ये, तो क्या होगा? आउटरमोस्ट क्लाउड पे क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ा देगा। बढ़ा देगा तो क्या होगा? आपका नेशनल पे में घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। आपका नेशनल पे क्या हो जाएगा? चलो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सारा खेल इस 4F14 का है, सारा खेल इस 4F14 का है। ठीक, अब ध्यान देना, जब इसका हम बात कर रहे हैं तो अगर देखोगे यहाँ से तो आपका अब याद क्या करना समझो यहाँ पे, तो आपको समझा रहे हैं। अब जो जो तरीका हम समझे उसको बस आप ध्यान से सुनना, ध्यान से, उसी तरीका से आपको याद हो पाएगा, नहीं तो याद करना बहुत मुश्किल है ट्रेंड को। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो 5D फैमिली है उसमें पोर शील्डिंग है, तो 5D फैमिली में पोर शील्डिंग है किसका? 4F14 का। पोर शील्डिंग का चलो किसका? 4F14 का, ऑफ 4F14। इसके कारण क्या होगा? 5D फैमिली पे नेशनल पे क्या होगा? घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा वो भी देखना है हमको, कितना बढ़ेगा वो भी देखना है। आपको आपको याद करने के लिए मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ, तरीका देखते हैं बच्चों लोग हम लोग ध्यान से। तो तरीका क्या बच्चों लोग, कि कोई भी 4D फैमिली, किसी भी 4D फैमिली से बड़ा होगा 5D फैमिली का नेशनल पे, ये ध्यान देना। किसी भी 4D फैमिली से बड़ा होगा नेशनल पे 5D फैमिली का। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली किसी भी 3D फैमिली से बड़ा होगा 5D फैमिली का, यानी 5D फैमिली का जो अनस्थैल्पी होता है वो 3D और 4D दोनों को क्रॉस कर जाता है, दोनों को क्रॉस कर जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5D फैमिली का जो अनस्थैल्पी होगा वो 3D से भी क्रॉस कर जाएगा और 4D से भी क्रॉस कर जाएगा, दोनों से क्रॉस कर जाएगा। इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन सा है? तो जहां पे 4F इन्वॉल्व नहीं हुआ था। कहां पे 4F नहीं इन्वॉल्व हुआ था तो पता है आपका 4F इन्वॉल्व कहाँ नहीं हुआ था बच्चा लोग? किस फैमिली में, किस ग्रुप में? तो इस ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, इस ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, यहाँ पे स्कैंडियम इट्रियम लैंथनम इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? नीचे घटेगा, यानी इस ग्रुप में नीचे घटेगा। बाकी सारे ग्रुप में क्या होगा? बाकी सारे ग्रुप में क्या होगा? जो डाउनवर्ड एलिमेंट है ना, इसका आंसर भी हाईएस्ट हो जाएगा, इसका हाईएस्ट हो जाएगा बाकी सारे में। इस थर्ड ग्रुप को छोड़ दे, थर्ड ग्रुप को छोड़ के बाकी सब में क्या होगा? जो बॉटम मोस्ट एलिमेंट है उसका आपका आंसर भी क्या होगा? आपका हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में 4F आ चुका है, लैंथनम में 4F नहीं आया था, तो 4F का पोर्शन लैंथनम में आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन बाकी सब में क्या हो? ऑब्जर्व कर पाओगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बाकी सब में इसका वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगा बाकी हर ग्रुप में, यानी नीचे क्या हो? नीचे बढ़ गया है, घटना चाहिए था लेकिन क्या हो गया? बॉटम मोस्ट में इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 5D फैमिली यानी जो 6 पीरियड का डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है वो डाउन द ग्रुप में उनका अनएक्सटर्नल पे क्या होता है? हाईएस्ट होता है, उनका अनएक्सटर्नल पे क्या होगा? चलो हाईएस्ट होगा। ठीक है, एक्सेप्ट ए फैमिली। अब एक की एक्सेप्शन की होता है, एक्सेप्शन कुछ नहीं है क्योंकि इसमें 4F नहीं आया था। लैंथनम अगर 4F होता तो भी आगे हो जाता, क्योंकि लैंथनम में 4F इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है। लैंथनम का टर्मिनल क्या होता है? 57। कॉन्फिगरेशन क्या होगा? तो जेनन 6s2 इन 5D1। ठीक है, 6s2 5D1, तो 4F तो है ही नहीं उसमें। जब 4F नहीं है तो कहां से एक्सेप्शन होगा? कहीं से एक्सेप्शन नहीं होगा।
ये सब आगे आने का लॉजिक क्या था कि उसमें 4f का 14 फिलअप होने के बाद डी में इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कितना क्लियर रहेगा? तो ये था आपका, तो आपको 3D और 4D से ज्यादा 5D हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब हमको देखना है कि 4D 3D और 4D में क्या चलेगा। तो हमको तो ये समझ में आ चुका है कि चलो हमको 5D और 5D का रिलेशन 4D समझ में आ गया, तो यहाँ पे हमको रिलेशन क्लियर है और यहाँ पे रिलेशन क्लियर है। तो हमको अब समझना है कि 3D एंड 4D में रिलेशन क्या करना है हमको। तो ध्यान देना, जब बात करते हैं चलो हम लोग 3D एंड 4D का, उसमें आपको कुछ उसमें ज्यादा याद करना पड़ेगा, उसमें आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा। ज्यादा क्या याद करना पड़ेगा? तो आप नॉर्मली बोलोगे कि 4D का वैल्यू 3D से ज्यादा होगा, 4D का नेशनल भी 3D ज्यादा होगा, एक्सेप्ट कब? तो ग्रुप 3, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 और ग्रुप 11। यहाँ पे 3D का वैल्यू, यहाँ पे 3D का वैल्यू 4D से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि 3D और 4D ज्यादा होगा। एक्सेप्शन कहाँ कहाँ? तो यहाँ पे एक्सेप्शन काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट देखोगे डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होता है, 10 में से 1 2 3 4 5 ग्रुप में उल्टा है और 5 ग्रुप में उल्टा चलेगा, यानी आधा तुम सोच सकते हो। यानी 3, 7, 8, 9, 11 इन सारे ग्रुप में क्या होगा? 3D का आनेशन भी ज्यादा होगा, यानी 3D से 4D में क्या होगा? आपका आनेशन थल भी क्या होगा? आपका आंसर पे क्या होगा? घटेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी, यानी 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है, तो 4, 5, 6, ठीक, उसके बाद क्या होगा? 7, फिर आपका क्या होगा? 10, फिर क्या होगा? 12। इन सब क्या होगा? नीचे घटेगा, नीचे घटेगा। ठीक है, सॉरी 3, 4, 5, 6, ठीक है, और फिर क्या 10, 12 में नीचे क्या होगा? नीचे बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके साथ 4D का ज्यादा हो जाएगा। कब? 4, 5, 6, फिर 10 एंड 12 वाले में। ठीक है, इसमें 4D ज्यादा होगा 3D से। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग का डाउन द ग्रुप में जितना भी एक्सेप्शन अपने पीरियड टेबल में है रिगार्डिंग आनेशन एंथैल्पी, वो आपको कवर होता है। तो आपको बस इतना सारा चीज अगर आपको दिमाग में सेट रहेगा तो आप चीजों को बहुत स्मूथली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लोग जब इसको पढ़ाए हैं तो इससे पहले आपको मैं बना कर दिखा चुका हूँ, मतलब इस टॉपिक के पहले मैं आपको कवर कर चुका हूँ। IIT का पेपर आप लोग बना चुके हो, एडवांस का, जे एडवांस का, आप लोग JEE मेन का पेपर भी सॉल्व कर चुके हो, आप लोग नीट का पेपर भी सॉल्व कर चुके हो। तो आप लोगों को कहीं भी आप लोग को इतना सारा इन्फॉर्मेशन का नीड नहीं पड़ा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग काफी डीप में जा चुके हैं, इतना डीप पे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, और अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप उसके लिए अब रेडी हो चुके हो। मतलब हम लोग लास्ट क्लास में इतना सीखे थे ना, उसी से सारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपका जो क्लासेस हम लोग काफी डीप जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं मतलब ये आपका पीरियोडिसिटी से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, हम लोग डी ब्लॉक को कवर कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। मतलब हम लोग इस चैप्टर इतना डीप में जाने वाले हैं कि बाकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है ऑलमोस्ट उसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को थॉरली सुनना है, बाकी बाकी जो मैं बाकी दोबारा पढ़ाऊंगा तो बस आपका रिवीजन होगा। तो एक बार आपको ढंग से सुन लोगे तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी अच्छा हो जाएगा। और सबसे स्कोरिंग होता है केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत फास्ट बनेगा क्वेश्चन आपसे और बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि जो नॉलेज आपको मिल रहा है उसको बस आपको याद रखना है। इतना याद कर लोगे तो आपका आपका 2 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, आपका स्कोर फुल एंड फुल रहेगा। ठीक है।